ये है कि ताकि सब लोग वो हो जाए, अरे बाबा रे 400 पार 400 पार। हकीकत ये है कि 300 इनको दिखाई नहीं दे रहा जो 400 पार की बात कर रहे हैं। हकीकत ये है कि कागज पे बैठ जाइए, 272 का हिसाब इनका नहीं बन रहा है। ये जो सियासत हो रही है, ये धर्म को लेके नहीं हो रही है। धर्म तो बड़ा सुंदर शब्द है। अगर सड़क पे कोई आदमी गिरा हुआ मिल जाए एक्सीडेंट, तो धर्म बनता है कि उसको ले जाके अस्पताल लेके जाएं। ये सियासत सिर्फ और सिर्फ वोट की है। ये सियासत सिर्फ लोगों को उल्लू बनाने के लिए है। ये सियासत इस देश में नफरत पैदा करने के लिए है। इसको हिंदू कहना, मुसलमान कहना, इसको सिख कहना बिल्कुल गलत होगा। सिर्फ हिंदुओं का नाम ले लेके इस देश के लोगों को भड़काना, उसकी आंख में धूल झोंकना और उनकी नजर सही सवालों से हटाने का सारा खेल है। सीधी जुबान में बोलूं तो घर में आग लगा के उस पे इलेक्शन की रोटी सेकने का खेल है। इसको धर्म जैसा सुंदर नाम मत दीजिए। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ी ठगी है। ये जो बॉन्ड है, ये है क्या? ये सीधे सीधे चंदा लो धंधा दो की योजना है। और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के आवाम को पता लगे कि बीजेपी ने 8,000 करोड़ रुपया चंदा लिया। इस काम के लिए लिया, पार्टी चलाने के लिए। काम क्या किया? उसके जरिए इन चंदा देने वाली कंपनियों को ठेके दिए। 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके लिए। जिन कंपनियों को खराब दवा बना के लोगों की, बच्चों की जान खतरे में डालने का जिन कंपनियों पे आरोप था, चंदा लेके उन कंपनियों को क्लीन चिट दिया। जो ठेके होने चाहिए थे, जो टेंडर होने चाहिए थे, उनको खत्म किया। तो ये तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? और अगर इस पे इन लोगों को सजा नहीं मिलती, ये कहते हैं भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं किसी भी भ्रष्टाचारी को बीजेपी के बाहर नहीं छोड़ेंगे, सबको बीजेपी के अंदर लेके आएंगे। नहीं तो ये हो क्या रहा है? अगर आप अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के नाम पे गिरफ्तार करते हो, आप हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करते हो, तो फिर तो इलेक्टोरल बॉन्ड में मोदी जी की आधी कैबिनेट को गिरफ्तार करना चाहिए। क्यों नहीं किया जाता? सच ये है कि ये जितने भी घोटाले इस देश में हुए, उनसे बड़ा घोटाला है। ये एक ऐसा घोटाला है जिसमें सारे सबूत हमारी आंख के सामने हैं, और सबूत किसी दूसरे का इल्जाम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए सबूत है। और कैसा सबूत चाहिए? इस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? मैं तो चाहता हूं इनके ऊपर रजिस्टर हो। अगर इस देश में सीबीआई की, ईडी की हिम्मत है तो करे ना, इसके ऊपर काम करके दिखाए। वो तो नहीं करेगी, लेकिन मैं चाहता हूं पब्लिक इस सबसे बड़े भ्रष्टाचार की सजा बीजेपी और इनके सहयोगियों को दे। भाई आज की बात नहीं है, दुनिया में हमेशा होता आया है। अगर आप सच बोलेंगे, इसकी कुछ सजा तो मिलनी चाहिए, मिलती है। और मैं समझता हूं ये बुरी बात भी नहीं है। नहीं तो सच बोलना इतना सस्ता हो जाएगा कि हर कोई बोलना शुरू कर देगा। सच बोलने की थोड़ी कीमत तो होनी चाहिए ना। तो मैं इसमें मुझे दुनिया में हमेशा रहा है। दिक्कत ये है कि पिछले 10 साल से इस देश में झूठ का साम्राज्य आ गया है। अब जब प्रधानमंत्री सबके मुंह खड़ा होकर झूठ बोलता है, तो तीसरी क्लास के बच्चे को भी लगता है कि भाई मैं भी बोल लूं, मेरा क्या जाएगा? जब प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है तो मेरा क्या जाएगा? ये अफसोस की बात है। सच्चे लोग दुनिया में हमेशा रहे, झूठे भी दुनिया में हमेशा रहे, लेकिन झूठे आदमी को उठा के प्रधानमंत्री बनाना, ये हम सब की कमजोरी है। इसके लिए मैं उस आदमी को दोष नहीं देता। कसूर तो हमारा है जो हमने उसे उठा के यहाँ पे बनाया है। और जिस दिन इस देश में लोग सच बोलना, सच की इज्जत करना शुरू कर देंगे, ऐसे लोग अपने आप नीचे उतर जाएंगे। सर आपके सवाल का कहना ये भी है कि मुसलमानों के बच्चों को ज्यादातर पैदा करने के लिए जो हमेशा सवाल उठाते हैं, तो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? मेरा विचार है कि ऐसे बेहुदा सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए। ये बेहुदा इसलिए है कि इस देश में जो जो समाज गरीब है, जिस जिस में शिक्षा कम है, उसके बच्चे ज्यादा होते हैं। मुझे तो इसका बहुत अफसोस हुआ
कि मोदी जी ने खुद अपने भाई बहन नहीं गिने। अगर वो गिन लेते तो ऐसी बेहुदा बात ना कहते। अमित शाह से नहीं पूछा कि कितने भाई बहन तुम्हारे घर के अंदर हैं, पूछ लेते तो ऐसी बेहुदा बात ना कहते। अपने माँ बाप को तो इंसल्ट नहीं करना चाहिए किसी इंसान को। मैं समझता हूं कि ये सब मोदी जी ने जो कहा है उसके पीछे नियत है कि इन झूठे सवालों पे चर्चा हो, और ऐसे झूठे और बेहुदा सवालों पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। सवाल वही पूछने चाहिए जो इस देश के सवाल हैं। सवाल है महंगाई का, सवाल है बेरोजगारी का, सवाल है इस देश में किसान की हालत का, सवाल है इस देश में औरतों की हिफाजत का, सवाल है इस देश में हो रहे इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे स्कैम का, सवाल है मोदानी का। ये सवाल पूछिए। ये देश में आज मोदी के सामने मुद्दा खड़ा है, मुद्दे का जवाब नहीं पड़ रहा, इसलिए इस किस्म की बातें करते हैं। सर, इस सबके लेकर इसके लिए क्या ठोस कदम उठा सकते हैं? आज की तारीख में तो मैं कहूँगा और आपके माध्यम से यहाँ हुबली धारवाड़ के सभी नागरिकों से एक ही अपील करूँगा, बाकी लंबी चीज़ें बाद में करेंगे। फिलहाल तो 7 तारीख को वोट डाल के आइए। ये निशान जो लगा है, ये निशान इस देश की जमहूरियत का निशान है। ये निशान हमारे हक हुकूक का निशान होगा। ये निशान हमारे संविधान का निशान होगा। तो मैं सबसे अपील करूँगा, तमाम का काम वाम को छोड़ के सबसे पहले वोट दीजिए। ये ये नॉर्मल इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन सिर्फ संसद बनाने का नहीं है, संविधान बचाने का इलेक्शन है। इसलिए बाकी सब बातों को, छोटे मोटे गिले शिकवे सबको बाजू में रख के सिर्फ एक चीज सोच के जाइए कि जब इस देश की संसद में हमारे संविधान को हटाने के लिए, उसे तोड़ने के लिए कोशिश होगी, तो जिस शख्स को मैं वोट दे के भेज रहा हूं वो संविधान को तोड़ने के लिए वोट देगा या संविधान को बचाने के लिए वोट देगा। मुझे तो सिर्फ एक चीज समझ आती है कि मरते वक्त ये गिला ना रह जाए कि मैं कुछ कर सकता था जो मैंने नहीं किया। बस ये चीज सोचता हूँ, जो कुछ किया जा सकता है करता हूँ। इनका नायक है इस बार 400 पार, उसके लिए ये 400 पार का नारा और कुछ नहीं है, 420 ही है। ये सिर्फ इसलिए उठाया गया है, इसे कहते हैं हम हरियाणा में धूल में लठ मारना, कि धूल में इतना जोर से लाठी मारो खूब धूल उठेगी और जब तक लोग अपनी आंख मसलेंगे इतने में काम निकल जाएगा चोर का। ये 400 पार बिल्कुल वही नारा है। नारा ये है कि ताकि सब लोग वो हो जाए, अरे बाबा रे 400 पार 400 पार। हकीकत ये है कि 300 इनको दिखाई नहीं दे रहा जो 400 पार की बात कर रहे हैं। हकीकत ये है कि कागज पे बैठ जाइए, 272 का हिसाब इनका नहीं बन रहा है। हकीकत ये है कि महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, सब जगह बीजेपी कम से कम 10-10 सीट डाउन जा रही है। इसको छुपाने के लिए 400 पार की बात हो रही है। इनका साइकोलॉजिकल खेल है जिसका हिस्सा हमें नहीं बनना चाहिए।